नमस्कार साथियों। जो आपका कंबाइंड मॉक आज हुआ था उसके मैथ सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका मैं आपको पूरे तरीके से सॉल्यूशन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो सिंप्लीफिकेशन का था। इस सवाल को करने के लिए उसने हमसे क्या पूछा गया है, बताइए फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12 टू द पावर 35, 3 टू द पावर 12 एंड 4 टू द पावर 12। जब हम बेसिक तैयार करते हैं तो वहां पे रेशियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्रोपोर्शनलिटी का, और उस प्रोपोर्शनलिटी में फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, सभी तरीके के समानुपात निकालना सीखते हैं। तो अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, लिखने से कोई मतलब नहीं है डबल, इसको बी मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं, और आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा, तो आप कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है बी इंटू सी अपॉन ए। बड़ी सिंपल सी बात है सर। तो अगर मैं सेकंड रेशो को रख दूं 3 टू दी पावर 12 और यहां रख दिया 4 टू दी पावर 12, और इसको मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया फर्स्ट प्रोपोर्शनल से जो आपका 12 की पावर 35 था, तो आप कहेंगे सीधा सीधा आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसको करने के तरीके क्या हैं, इसको आप ऐसे कर लीजिए। ऊपर वाले नंबरों को अभी आप एक काम करिए, नो चेंज रखिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इस 12 को 4 और 3 के मल्टीपल में लिख देता हूं, 3 इंटू 4 और इस पूरे की पावर 35, तो जब जब ऐसी इक्वेशन बनती है तब तब इनको तोड़ के लिखा जा सकता है। ये 3 की पावर भी 35 रही होगी और ये 4 की पावर भी 35 रही होगी। आई मेरी बात समझ में? तो इसको आप लिख सकते हो 3 टू दी पावर 12 इंटू 4 टू दी पावर 12 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 35 इंटू 4 टू दी पावर 35। अब हम जानते हैं बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। 35 में से 12 माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन, ऊपर से 3 खत्म हो जाएगा, 3 टू दी पावर 23। इसी तरीके से जब 35 में से 12 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 4 टू दी पावर 23। अब अगर मैं इसको दोबारा कंबाइंड करके लिख दूं, क्योंकि दोनों की पावर वापस से सेम हो गई हैं, तो आप कहोगे 1 टू दी पावर 12 और इस पूरे की पावर आपके सामने कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, सॉरी 23 आ जाएगा, माफ करना, 23। और अगर इस 23 को आप ऊपर ले जाओगे तो आप कहोगे ये 12 टू दी पावर कितना हो गया, माइनस में 23। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पे मत जाइएगा, ये थोड़ा सा मिस हो रहा है। इसको हम 12 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं, 23, वो भी किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जिसका आंसर आपने कितना लगाया होगा सर, बी ऑप्शन करेक्ट लगाया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको वो 2-3 सर्व समीकरणें जो होती हैं अगर वो आपको याद हैं तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर देते। वो कह रहा था, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, कोसेक ए प्लस साइन ए, कोसेक ए माइनस, अगर मैं इसको ए प्लस बी और इसको सीधा सीधा a माइनस बी की फॉर्म से समझना शुरू करूं तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पे जो a का काम कर रहा है ना यार, वो कर रहा है कोसेक स्क्वायर ए, और जो b का काम कर रहा है ना यार, वो कर रहा है साइन स्क्वायर ए। तो आप कहोगे सर इसको हमें किसी भी तरीके से इन चारों ऑप्शन की किसी एक फॉर्म तक तैयार करना था, तो आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस में साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर मैं इस माइनस को सीधा अंदर भेज देता हूं तो ये भैया यहाँ पे 1 तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 से 1 सिंप्लीफाई हो गया। इधर आपका बच गया कॉट स्क्वायर ए प्लस में, और इधर आपका बच गया कॉस स्क्वायर ए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो यहां से हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो आपका सवाल था जिसमें टेबुलर फॉर्म आपको बना के दे रखी है, और वो आपसे क्या पूछ रहा है, बताइए द रेशियो ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है सर आपकी, 2001 से लेके 2006 तक जो आपकी सैलरी हुई है 1500, 2600, 3200, 4100, 5000 और 5200,
इन सबको ऐड करिए, क्योंकि रेशो निकालना, द रेशो ऑफ सैलरी। तो पहले तो एक बार मैं आपकी सैलरी का रेशो निकालने के लिए सारी सैलरी को ऐड कर देता हूं। ऐड करते हैं सर, कैसे करेंगे? 6 और 5 11, 11 12 13 14 15 16 का 6, 2 जीरो फोकट की पहले से लगी हुई है तो लगा दिया, एक बचा। 5 और 5 10 और 1 11, 11 और 4 15, 16 17 18, 2 20 और 1 21, तो 21,600 रुपए आपकी सैलरी हो गई टोटल। अब आप एक्सपेंस कितना कर रहे हो, क्या पूछ रहे हैं? एक्सपेंडिचर पर ईयर ड्यूरिंग पीरियड 2001 टू 2006। यार खर्च करने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी। 200 रुपए खर्च यहाँ हुआ, 500 रुपए खर्च यहाँ हुआ और 100 रुपए खर्च यहाँ हुआ, तो 500 600 700 और एक 800, टोटल खर्चा कितना हुआ? 800 रुपए। इसी तरीके से 600 और 300 900, 900 और 200 1100 रुपए का खर्चा आपका हो गया जी यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो 700 और 100 800, 800 और 100 कितना हो जाएगा? 900, 900 और 50 और 50 कितना आ जाएगा? 1000 रुपए का खर्चा आपका हुआ यहाँ पे। यही हुआ ना भाई? ये हो गया सर 600 700 800, ये 900 900 और ये हो गया 1025। जब यहां ऐड करोगे तो होगा ये सर आपका 800 और 200 1000, 1000 और 150 1150। इसको ऐड करेंगे 700 हो गया और एक 800 हो गया, 850 और 75, 850 700 और एक 800, 850 हो गया, 850 और 50 900 और 25 925। यही होगा सर। मैं आपको बता देता हूं, जब आप इन सारे डाटाओं को जोड़ के ऐड करेंगे, अगर कोई मिस्टेक हो तो सही कर लेना, अगर इन सारे डाटा को जोड़ के ऐड करेंगे तो ये आपका सर 6100 आएगा, 6100। ठीक है, तो यहां पे मैंने रख दिया 6100। जब इनका रेशो निकाला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो सिंप्लीफाई हो गई, तो अगर आपकी सेविंग्स 216 के रेशो में है तो आपका जो एक्सपेंस हो जाएगा वो 61 के रेशो में हो जाएगा। कितना आएगा सर? 216:61। बी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट होगा। बाकी ऐड करके आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे कह रहा है सर, 3 उम्मीदवार ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में कुल 8000 वोट डाले गए। देखिए टोटल जो वोट डले हैं ना, वो डले हैं 8। वो कह रहा है इसमें से X% वोट अमान्य हो गए। इसमें से क्या हो गया? X% वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए। तो बाकी के जो वोट बचे होंगे, बाकी के जो वोट बचे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? वैलिड वोट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है ए को प्राप्त वैध मतों, इसमें से कुछ ए को वोट मिले, कुछ बी को वोट मिले और सी को वोट मिले। वो क्या कह रहा है? ए को प्राप्त वैध वोटों का संख्या बी को प्राप्त वोटों के संख्या से 25% ज्यादा है। ए को जो वोट मिलते हैं ना, वो बी के वोटों से कितने ज्यादा मिलते हैं? 25% ज्यादा मिलते हैं। चलिए सर आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। और बोल रहा है कि जिसे कुल वोटों का 20% मिला, जिसे कुल वोटों का 20% मिला, यहां पे सी है, सी वो था, सी कुल वोटों का कितना प्राप्त करता है? 20% प्राप्त करता है। तो सर अगर मैं मान लेता हूं 8000 में से X% माइनस करने के बाद 100 बचता है, मैंने रेशो मान लिया, कोई भी रेशो 100 आ गया, तो सर 100 में से अगर 20% वोट इसे मिल रहे हैं, सॉरी बी को अगर 20% मिल रहे हैं, यहां पे सी नहीं यहां पे बी आएगा, आप पेपर में चेक करिएगा, यहां पे कितना होगा? बी मिस प्रिंट हो रहा है थोड़ा सा। बी को प्राप्त वोटों से बी 20% मिलते हैं, 20 मिल गए। ये लीजिए सर। अब उसने कहा कि ए को जो वोट मिलेंगे ना, वो बी के वोटों से 25% ज्यादा होंगे। तो 20 को 25% ज्यादा करोगे तो 5 वोट ज्यादा होंगे, तो 5 वोट ज्यादा होंगे तो यहां कितने मिलेंगे? इसको 25 वोट मिलेंगे। अगर 100 में से 25 और 20 45 वोट बच चुके हैं, तो सर सी को जो वोट मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा? 55% मिलेगा। आई ना बात समझ में? कितना मिलेगा? 55% मिलेगा। चलो सर अब एक बात बताइए सीधी सीधी मुझे, अगर मैं इसको छोटा कर लेता हूं तो 5 से अगर मैं इसको 20 बार काट रहा हूं, 5 से अगर मैं इसको 5 बार काट रहा हूं, 5 से अगर मैं इसको 4 बार काट रहा हूं, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये 11 बार कट जाएगा।
अगर 20 वोट बचे होते तो उसमें से 4 इसको मिल जाता, 5 इसको मिल जाता और 11 इसको मिल जाता। अब वो कह रहा है सी को वोट मिले 4004। सी को जो वोट मिले हैं ना सर, वो मिले हैं 4004। तो देख लेते हैं जरा इसको कितने गुना ज्यादा वोट मिला है। तो 11 3 33, 33 पे बच गया 7, 11 6 66, बच गया 4, 11 चौक 44, 364 गुना ज्यादा। इसका मतलब जो वोट डले होंगे वो भी 364 गुना ज्यादा होंगे। सर जीरो तो फ्री की आ गई, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 7 दूनी 3 दूनी 6 और एक 7280। 8000 में से 7280 लोग मान्य थे, इसका मतलब बचे हुए लोग अमान्य होंगे। तो 8000 में से जब 7280 माइनस करोगे तो 720 वोट ऐसे थे जो कैंसिल हो गए थे, जिनको डालने नहीं दिया गया था। वो कह रहा है 720 ही तो ये परसेंट के बराबर होगा, 720 8000 का x परसेंट के बराबर होगा। तो आप यहां से कर लीजिए सीधा सीधा कि 720 वोट इनवैलिड हुए आउट ऑफ 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो आप कहोगे 9% वोट थे। x की जो वैल्यू होगी यहां पे 9% आ जाएगी। 9% वोट आपके क्या हो गए होंगे, इनवैलिड हो गए होंगे। आई मेरी बात समझ में? चलिए, एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की छूट दी जाती है, तो समतुल्य छूट बताइए कितनी होगी। 12% का मतलब होता है 3/25, 18% का मतलब होता है 9/50 और 25% का मतलब होता है 1/4। ये फ्रैक्शन हम याद करके आते हैं। मतलब अगर कोई सामान 25 रुपए का था और उस पे अगर मुझे 3 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब वो सामान मैंने 22 रुपए का परचेज किया होगा। अगर कोई सामान 50 रुपए का था और वो 9 रुपए के डिस्काउंट पे मिला, तो मैंने वो सामान 41 रुपए का परचेज किया होगा। 4 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 3 रुपए में मैंने वो सामान परचेज कर लिया होगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों में देखते हैं कि क्या रेशो आ रहा है। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से मैंने 2 बार काट लिया इसको और 2 से मैंने 11 बार काट लिया, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अगर सामान की कीमत 25 दूनी 50, 2500 थी, तो आपने वो सामान बेचा कितने का? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 123, और 123 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया सर, और 3 और 2 5 आ गया सर, 2 और 1 3 आ गया सर, 1 का 1 आ गया 1353। 2500 का सामान 1353 का बिक गया, तो सर कितना बच गया? तो आप कहेंगे 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 बचेगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 बच जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। यहां आपका कितना हो गया? 4 बचा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 2 में से 1 माइनस 1147 बच गया। किस पे? 2500 पे। 2500 पे आपने 1147 का डिस्काउंट दे दिया। 100 पे कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौक 100, बच गया 14। कितना बच गया? 14 बच गया 100 पे। तो आप कहोगे 25 पंजे 125, 45। तो जो आपका आंसर आएगा वो 45 पॉइंट समथिंग होगा। चेक कर लीजिए सर कौन सा आंसर है। 45.88। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप चाहें इसको तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सक्सेसिव मेथड से ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अमन अकेले एक काम को डेली अगर 4 घंटे करता है तो सर 7 दिनों में पूरा कर देता है। उसी काम को गीता अगर अकेले करती है तो गीता को 7 घंटे अगर वो डेली काम करेगी तो काम को कितने दिन में कर देगी? 2 दिन में कर देगी। यही बोल रहा है ना, गीता अकेले उसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन करती है तो गीता 2 दिन में काम कर सकती है। उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ अगर अमन और गीता एक साथ आ जाएं और यही काम आपका 7 दिन में पूरा होना चाहिए, 7 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन एक साथ कितने घंटे काम करना पड़ेगा? मैंने मान लिया x घंटे काम करना पड़ेगा। जब हम MDH मेथड पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जब 3 इक्वेशन आपस में दे रखी होती हैं तो तीनों को बराबर करके हम क्या करते हैं? पहली 2 इक्वेशन से तो क्या निकाल लेते हैं?
उनमें उनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, फिर आखिरी की दो इक्वेशन से अपन अपना आंसर निकाल लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया एक बार, तो आप कह सकते हो, अगर मैं यहां लिख दूं कि अमन इंटू 2 गीता इंटू 1, तो अमन और गीता की जो एफिशिएंसी होगी काम करने की वो 1 और कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अगर आपने इन दोनों को बराबर किया है तो अब इन दोनों को बराबर करके अपने आंसर तक पहुंच जाइए। अगर मैं गीता की जगह 2 रख दूं, 2 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, अमन और गीता दोनों मिलते हैं तो 3 काम होते हैं, 2 और 1 3, 7 दिन काम हो रहा है x दिन। तो आप कहोगे सर देखो पहले तो 7 से 7 सिंप्लीफाई हो गया, ये हो गया 4 और नीचे में 3 को ले गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो रोज कितने घंटे काम हो रहा होगा, 4/3 घंटे काम हो रहा होगा। सर अलजेब्रा का क्वेश्चन, तो यहां से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूं। आप कहोगे आप रखने की कोशिश कर सकते हो, करने को कर सकते हो, आप कर सकते हो कि सर जब इसका स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन जब जब मुझसे पूछा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अरे यही होता है कि नहीं होता। तो 1/2, अब देखो मैं कुछ तो डायरेक्ट लिख देता हूं ना भाई। आप कहोगे a में से b माइनस करोगे 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर, b में से c माइनस करोगे तो भी 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस सी में से a माइनस करोगे तो माइनस का 2 बचेगा तो माइनस के 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो आप कहोगे ये हो गया 1/2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी तो 4 होगा, 4 5 6, 1/2 इंटू 6, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद था तो विद इन 5 to 7 सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। निम्नलिखित दो संख्यात्मक व्यंजक की तुलना करने पर हम जानते हैं कि एक ये है एक ये है। वो कह रहा है इनमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है या दोनों बराबर हैं। वो रिलेशन पूछ रहा है कि दोनों व्यंजकों का क्या रिलेशन होगा। सॉल्व कर लेते हैं सर। ये हो गया 9 दूनी 18, ठीक है, 18 और 7 25, तो ये हो गया 25/9। पहले तो इसी की पावर लगी हुई है, इसकी पावर लगी हुई है सर 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये लीजिए, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3/2 हो जाएगी, सॉरी 3/5 हो जाएगी। तो यहां 5 से 5 सिंप्लीफाई हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये जो 25/9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2, या उल्टा लिख लूं ताकि आराम से समझ आ जाए 1/2 इंटू 3। तो देखिए सर ये 1/2 क्या होता है, रूट होता है। तो ये 25/9 का अगर मैं सीधा रूट ही लगा दूं और इसका क्यूब कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और रूट जो होगा वो हो जाएगा 5/3 की पावर 3 के बराबर। तो इसकी वैल्यू तो निकल के आ गई ये। अब दूसरे की निकाल लेते हैं। 3 एकम 3 और 2 5/3, इस 5/3 की पावर दे रखी है 5, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से तो 5 से 5 कट गया, ये भी आ गया 5/3 टू दी पावर 3। संयोग हो गया सर, दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर बराबर हो गए। तो आप कह सकते हो कि दोनों व्यंजक आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर बराबर होंगे। चलिए, दोनों व्यंजक समान हैं। मुकेश बादाम को लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, इस प्रकार 23% लाभ कमाता है। देखिए वो क्या कह रहा है। मान लीजिए मुकेश किसी सामान को 100 रुपए का खरीद के ला रहा है और वो कह रहा है कि भैया देखो मैं तो अपने सामान को 100 रुपए का ही बेच दूंगा, लेकिन धोखेबाजी करके 23% का लाभ कमा रहा है। मतलब कितना दे रहा है, 123। सबसे कह रहा है कि मैं 123 ग्राम सामान आपको दूंगा,
123 ग्राम सामान आपको दूंगा, मेरी दुकान से लेने आओ, 123 ग्राम सामान जितने का मैं खरीद के ला रहा हूं उतने का दे दूंगा, लेकिन 123 के बदले में दे कितना रहा है, 100 ग्राम अपने घर से दे रहा है। तो आप कहोगे 123 ग्राम नहीं दे रहा, कितना दे रहा है, 3.075, तो 3075 ग्राम सामान दे रहा है। कितने गुना है सर ये पूरा पूरा, जब इसको काटोगे तो ये 25 गुना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि वो सामान, उसकी लागत कितनी होगी, 25, तो आप कहोगे 2500 ग्राम। नोट कर लीजिए, सिंपल सी कहानी थी सर, किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे, एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच 8:5 के अनुपात में बांटा जाना था। ए को 8 रुपए देने थे, जितना मुझे समझ आ रहा है, और बी को 3 रुपए देने थे, यही बोल रहा है ना। लेकिन गलती से इसको 5 रुपए दे दिए और इसको 8 रुपए दे दिए। तो यार अगर इसको 5 और 8 दे दिए तो सबसे पहले चेक करिए कि 8 और 5 देना था, बाद में कितना दे दिया, 5 और 8। तो पहले भी इनको 13 रुपए ही बांटने थे और अभी भी इनको 13 रुपए ही बांटने हैं। अगर ये दोनों रेशो का एडिशन बराबर बराबर नहीं होता तो पहले आपको रेशो का एडिशन बराबर बराबर करना पड़ता, क्योंकि दोनों जगह एक ही जैसा पैसा बटा है, बस बट अलग अलग गया है। चलिए, तो सर इसको कितने रुपए ज्यादा मिल गए, 3 रुपए ज्यादा, और इसको कितने रुपए कम मिल गए, 3 रुपए कम। तो क्या कह रहा है वो, ए अपने मूल हिस्से से 300 रुपए कम प्राप्त करता है, ये 300 रुपए कम प्राप्त करता है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 300, कितने गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा। अरे तो भैया टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, 100 गुना ज्यादा, तो टोटल धनराशि कितनी होगी आपकी, 1300 हो जाएगी। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, 1300 रुपए। चलो, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष थी। लड़कों की औसत आयु, कितने लड़के थे ये नहीं पता, मैंने मान लिया कितने लड़के थे, एक्स लड़के थे। तो अगर एक क्लास में एक्स लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है, लिख दिया मैंने। वो कह रहा है 4 लड़कों को क्लास में शामिल किया गया, 4 लड़के और आ गए, तो उनकी जिनकी औसत आयु 13 वर्ष थी, कितनी उम्र लेके आए, 13 साल लेके आए। चलिए सर, तो अब क्लास में कितने लोग हो गए, टोटल x + 4 लोग हो गए। लीजिए, अब कक्षा की औसत आयु 6 महीने कम हो जाती है, पहले कितनी थी, 16, 4 के आने से आधा साल कम हो गई, मतलब औसत आयु कितनी हो गई, 15.5 साल, यही होगी। अगर मैं डेविएशन लगाऊं 16 मान के, 16 को अगर मैं एवरेज मान लूं और 16 से डेविएशन लगाऊं, तो ये 0 हो गया, ये -3 हो गया, और ये -0.5 हो गया। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12, -12 जो होगा ये हो जाएगा 0.5 × x, वो भी माइनस के साथ, और ये माइनस का आ जाएगा आपका 2, माइनस का 2 आके प्लस का हो जाएगा, तो 10, माइनस से माइनस में डायरेक्ट कर देता हूं, ये हो गया आपका 5/10 गुणा में x, 5 से कट गया जी 2 बार, और 10 दूनी 20। तो आप कह सकते हो कि क्लास में पहले कितने स्टूडेंट रहा करते थे, 20 स्टूडेंट रहा करते थे। डेविएशन से कर लीजिए, अगर आपको बेसिक मेथड पता है बेसिक मेथड से कर लीजिए। डेविएशन से करने में आपको टाइम क्या लग रहा होगा बेटा, कम लग रहा होगा, बस इतना याद रखिएगा। राहुल को उसी राशि पर तीसरे वर्ष 2,996 रुपए और दूसरे वर्ष 1,400 रुपए का ब्याज मिलता है। दूसरे साल जो ब्याज मिल रहा है ना यार, वो तो मिल रहा है 1,400 रुपए, और तीसरे साल जो ब्याज मिल रहा है वो उसको मिल रहा है कितना, 2,996 रुपए। तो जब अंतर ही 1 साल का है, तो 1 साल के लिए तो क्या कंपाउंड और क्या सिंपल। अगर ब्याज की दर पूछ रहा है तो सीधी निकल के आ जाएगी। जब बात ही 1 साल की है, 2 साल का डिफरेंस होता, 3 साल का डिफरेंस होता, तब तो मैं और कुछ सोचने की कोशिश करता। तो 1,400 रुपए अगर इतने हो गए तो 1,596 रुपए का आपको ब्याज मिल गया। कितने पे, 1,400 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप कहेंगे 2 0 से 2 0 कट गई, इसको काटेंगे 14 एकम 14, एक बच गया, 14 एकम 14, 14 6 84, 84, सॉरी
14 चौक 56, माफ करना 114% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार चेक कर दे, 14 कम 14 1 बचा, 14 कम 14 5 बच गया, 14 चौक 56, 114% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए, एक वृत्त में ए बी एक जीवा है, पी पर इस प्रकार बढ़ाई जाती है। वो कह रहा है एक सर्कल है, तो मैं सर्कल बना लेता हूं। इसमें एक जीवा है, मैंने जीवा बना दी ए बी। ये लीजिए, इस ए बी को आगे बढ़ाया गया पॉइंट पी तक, तो ये मैंने मान लिया यहां पे पॉइंट पी है। आगे बढ़ाई गई पीटी बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। बिंदु पी से एक टेंजेंट अगर खींच दूं तो ये इस सर्कल को टी पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, वो कह रहा है पी ए, यहां से यहां तक जो पी ए है ये 144 है। कह रहा है पी बी कितना है 36, तो पी बी की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, यहां से यहां तक 36 हो गई। सर आपसे पूछ रहा है पीटी कितना होगा, अरे सीधा फॉर्मूला होता है सर, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। अगर आप यहां स्क्वायर नहीं लगाना चाहते हो तो यहां पे क्या लगा लीजिए, रूट लगा लीजिए, बात तो वही है सर। तो पीटी बराबर आ जाएगा, पी ए आपको दे रखा है 144, पी बी आपको दे रखा है 36, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 6, तो पीटी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी 72। कितनी आ जाएगी सर 72 इसकी लेंथ आ जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। 2 वर्ष में 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है, तो 100 रुपए पर 6% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 6 और 6 12 माइनस में, 6 और 6 12 प्लस में 36, तो 12.36% का ब्याज, 12.36% का ब्याज, इतना ब्याज मिलेगा 100 रुपए पे। फिर कह रहा है कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 4 वर्षों में 8% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 3% अधिक राशि। अगर आपका प्रिंसिपल 3% ज्यादा होता तो आपका प्रिंसिपल कितना होता, 103% को 8% की दर से अगर 4 साल के लिए दे दिया जाता और अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता तो ये इसके बराबर बराबर निकल के आता, वो ये कह रहा है। तो आर बताइए कितना होगा। बस सर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कहानी खत्म। तो देखो 100 से तो 100 कट गया, पॉइंट के 2 जीरो से ये 100 कट जाएगा, 103 से सॉरी पहले 4 से अगर मैं इसको काट लेता हूं, 4 तिया 12 और 9 सिंपल होगा, और 103 से काटेंगे तो 3 बारी कट गया। अरे यार ये तो आपकी रेट परसेंट कितनी आ गई सर, 3% निकल के आ गई, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है एक खोखला अर्धगोला कटोरा के आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः इतने और इतने हैं। देखिए सर एक गोला बना लेते हैं पहले तो, ये मैंने कोई अर्धगोला बना लिया। अगर मैं इसके अंदर की त्रिज्या और इसके बाहर की त्रिज्या की बात करूं तो वो व्यास की आधी होगी। अगर व्यास इसका 10 है तो 5 होगी और इसका 6 है तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ आती है। वो कह रहा है इसको पिघलाया जाता है, जब इसको पिघलाया जाएगा तो इसके आयतन के बराबर पिघलाया जाएगा, तो इसका आयतन कितना होगा 2/3 पाई R1 स्क्वायर आर क्यूब R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। यही होता है कि नहीं होता, ये लीजिए सर। पिघलाया जाता है और पिघला के क्या बनाया जाता है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में ढाला जाता है। इसको बना दिया एक सिलेंडर जिसका व्यास अगर 14 था तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वो कह रहा है इसकी हाइट बताइए कितनी होगी, तो इसकी हाइट हम लोग निकाल लेते हैं कितनी निकल के आएगी। चलिए सर करते हैं क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास, इसका जो एरिया होगा पाई, आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7, एच का मतलब एच,
पाई से मैंने पाई सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया मेरे पास 2/3 इंटू सर 125 तो ये हो गया और 27 ये हो गया, 3 तिया 9 तिया 27। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे 25 माइनस होगा तो 100 बचेगा, 2 माइनस हो जाएगा तो 98 बचेगा और ये 49 के बराबर होगा इंटू एच, और 49 से बेचारा कट जाएगा 2 बार, ये हो गया 4/3 और 4/3 आपकी हाइट निकल के आ गई। इसको आप 1.33 भी बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 3 एकम 3 पॉइंट फिर 1 बच गया, 3 एकम 3 1.33 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे आपसे क्या कहा जा रहा है सर? आगे आपसे कह रहा है कि बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि से पहले किया जाता है। मतलब बिल की जो डेट है, अगर आप उससे पहले बिजली बिल का भुगतान कर देंगे तो बिल की राशि में 13% की छूट मिलेगी। 13% का आपको, मतलब 100 रुपए का अगर बिल है तो आपको 13% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नियत तिथि से पहले बिल का भुगतान करके रवि को 260.39 रुपए की छूट मिलती है। अरे ये तो बड़ा आसान था कि 13% की छूट मिल रही है परसेंट में, और ये रुपए में किसके बराबर दे रखी है? 260.39 के बराबर दे रखी है। तो सर 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी जब इसको काटोगे? 13 दूनी 26, 0.01339। तो जो आपका बिल होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी सर? 2003 हो जाएगी। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कितनी होगी? 2003। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। एक ए भाई साहब हैं और एक बी भाई साहब हैं। अगर ए के पास कोई साइकिल 100 रुपए की है तो वो 130 रुपए में बी को बेच देता है। सिंपल सी बात है। बी सी को 10% के लाभ पर बेचता है। सी को 10% के लाभ पर। 130 का 10% 13, इसका मतलब इसने साइकिल को बेच दिया होगा 143 में। सी साइकिल के लिए 1287 रुपए का भुगतान करता है। सी साइकिल खरीदी 1287 रुपए में। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं रे यार एक बार। तो अगर मैं 11 से काटूं तो 13 बार कट गया, और 11 से अगर इसको काटूं 11 एकम 11, ये लीजिए 1 बच के 11 एकम 11 7 77, और 13 से काटूंगा तो सीधा सीधा कितने गुना हो गया? 9 गुना हो गया। क्या पूछ रहा है? ए साइकिल का क्रय मूल्य। ए के लिए साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 900 रुपए होगा साहब। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति कार को एक समान गति से सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। ये मीनार है और यहां व्यक्ति खड़ा है, और ये रही साहब कार। ये देख रहा है कार को अपनी ओर आते हुए, मतलब बिल्डिंग की तरफ, ऊपर थोड़ी जाएगी कार, बिल्डिंग की तरफ आते हुए देखता है। अवनमन कोण को 45 डिग्री से 60 डिग्री होने में 10 मिनट लगते हैं। सर अगर हम हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं और जब डायग्राम से सवाल सॉल्व करते हैं तो अवनमन को उन्नयन कोण मार लिया जाता है। यहाँ पे 45 डिग्री इसका एंगल था, और 45 डिग्री के साथ चलते चलते इसका जो एंगल हो गया यहाँ पे कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी कितने मिनट में? 10 मिनट में। 10 मिनट में तय की गई दूरी ये हो गई। जब 45 और 60 होता है तो सर ये √3 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू √3 - 1 होती है। ये आपने पढ़ा होगा। तो √3 - 1 ट्रेवल करने में आपको जो टाइम लगा वो 10 मिनट लगी। इसका मतलब अगर आपको 1 यूनिट ट्रेवल करना हो आगे, अगर आपको 1 यूनिट ट्रेवल करना हो यहां से यहां तक, तो आपको 10 बटे में √3 - 1 टाइम लगेगा। इसका अगर परिमेयकरण कर लिया जाए तो मैंने ऊपर नीचे इसके ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये a² - b² √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, 3 और 1 2 हो जाएगा। इसकी जगह आ गया 2, 2 से कट गया 5 बार। तो आप कह सकते हो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपका 5√3 + 5 मिनट। अब पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक कार ने आने में कितना टाइम लिया।
तो 10 मिनट और जोड़ो तो 10 मिनट ये लगे, 10 और 5 15, 15 प्लस 5 रूट 3, तो आंसर आएगा 15 प्लस 5 रूट 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहां से आई बात समझ में? चलिए, हाँ सर ये क्वेश्चन बढ़िया है। जब भी हमें बड़ी वैल्यू देती है तो आपको पता होगा 4 चतुर्थांश होते हैं, जब एक पूरा चक्कर लगा जाता है तो 360 डिग्री पूरा हो जाता है। तो बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम 360 से डिवाइड करते हैं। आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसके लिए मैंने पहले से कर रखी है कि जब आप इसको 360 से डिवाइड करोगे ना बेटा, तो ये 360 का पूरा पूरा 12 बार मल्टीपल बन जाएगा और 64 यहां से बाहर हो जाएगा। समझे कितना बाहर होगा? 64। ऐसे ही जब आप कॉट में तोड़ोगे इसको और तोड़ोगे, जब 360 का मल्टीपल करोगे तो 19 मल्टीपल होंगे और ये कितने डिग्री ज्यादा होगा? 26 डिग्री ज्यादा होगा यहां से। तो आप कहोगे सर ये हो गया मेरे पास 10 64 डिग्री प्लस में, और ये हो गया मेरे पास कॉट माइनस के साथ आएगा सर 26 डिग्री, याद रखिएगा, और माइनस से कॉट में बाहर आ जाता है, तो ये हो गया 10 64 डिग्री माइनस में कॉट 26 डिग्री। एक बात बताइए, अगर मैं इसको लिख लूं 10 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री और इसको मैंने सेम रख लिया कॉट 26, तो आप कहोगे 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा 10 26 डिग्री, सॉरी कॉट 10 तो 90 10 को किस में चेंज कर देगा? कॉट में। तो कॉट 26 डिग्री माइनस कॉट 26 डिग्री दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में, कितना रिजल्ट आएगा? 0 रिजल्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए सर, किसी गति से चलने वाली एक मोटर बोट 11 घंटे में धारा के प्रतिकूल, वो कह रहा है अ मोटर बोट ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ एट सम स्पीड कैन कवर 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर आप 40 किलोमीटर जा रहे हो डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर आ रहे हो अप स्ट्रीम, तो आपको जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितने का टाइम लग रहा है सर? 11 घंटे का टाइम लग रहा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। 40 किलोमीटर जाने 28 किलोमीटर आने में टोटल 11 घंटे लगे। अब वो क्या कह रहा है? अगर डाउन स्ट्रीम जाते 30 किलोमीटर प्लस और अप स्ट्रीम जाते 16 किलोमीटर, तो आपको टाइम कितना लगता सर? तो आपको टाइम लगता 7 घंटे का। अब चेक कर लीजिए, क्या वैल्यू ऐसी रख दूं कि मेरी चीजें सेटिस्फाई हो जाए। यहां से रख दीजिए चाहे यहां से रख दीजिए, ये दोनों किससे कटते हुए दिख रहे हैं? बड़ी वैल्यू 10। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड को 10 मान लो तो 10 से 4 बार कट गया। अगर यहां 4 घंटे लग रहे हैं इसका मतलब यहां 7 घंटे लगे होंगे, तभी तो 11 होगा। अगर यहां 7 लगेंगे तो 7 कब लगेंगे? जब इसकी स्पीड 4 होगी। अगर 10 से इसको 4 बार काटा है, 4 से काटोगे तभी तो 7 बार आएगा। नीचे चेक कर लो, अगर ये 10 है ये 4 है तो यहां भी 7 आना चाहिए। 0 से 0 3 घंटे यहां लगे और 4 घंटे यहां लगे। जी हाँ बिल्कुल 7 आ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? धारा की गति बताइए। धारा की गति होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो दिशा में जाते हो आप कितनी स्पीड से? 10 की स्पीड से। वापस आते हो आप 4 की स्पीड से, बटे में 2, तो 6/2, तो वहां आपकी स्पीड हो जाएगी सर 3 किलोमीटर पर आवर। आई मेरी बात समझ में? चलिए क्वेश्चन सर आपका अगला स्क्रीन पर, वो कह रहा है इनमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। सिंप्लीफिकेशन में जब अपन रूट पढ़ते हैं ना, तो उस रूट में ये बताया जाता है कि अगर इस तरीके से रूट सेट करके दिया हुआ है और इनका अगर डिफरेंस सेम है, अगर इनका डिफरेंस क्या है? सेम है, और वैल्यू माइनस में है। वैल्यू किस में? सारी माइनस में। पहली बात तो अंतर देखो,
19 और 17 का अंतर 2 है, 13 11 का अंतर 2 है, 7 5 का अंतर 2 है, 5 और 3 का अंतर 2 है। डिफरेंस अगर सेम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सबसे छोटा डाटा सबसे बड़ा हो जाता है और सबसे बड़ा डाटा सबसे छोटा हो जाता है। वो कह रहा है सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो डेटा सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, तो √5 माइनस √3 सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर पूछता सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा होगा √19 माइनस √17। लेकिन अगर यहां प्लस 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 होता, तो ध्यान रखिएगा, अगर प्लस 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 होता ना, तो ये बड़ा और ये छोटा होता। माइनस वाले में छोटे वाला बड़ा होता है, प्लस वाले में जो बड़ा है सो बड़ा, जो छोटा है सो छोटा। ध्यान रखना भाई इस चीज को। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर निवेश की गई 4 वर्षों में 10,800 रुपए की राशि 8 वर्षों में 32,400 रुपए हो जाती है। आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया 4 साल के लिए। जब इसमें 4 साल का ब्याज जोड़ दिया जाएगा तो मेरा पैसा 10,800 रुपए हो जाएगा बड़बड़ा के। और अगर इसमें 4 साल का ब्याज न जोड़ के मैं सीधा 8 साल का ब्याज जोड़ दूं, तो मेरे प्रिंसिपल में 8 साल का ब्याज जोड़ने के बाद हो जाता है सर 32,400। तो 4 साल और 8 साल मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी कितने साल का रहा होगा, 4 साल का। और अगर इनके बीच में 4 साल का डिफरेंस है सर, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये पढ़ता हूं कि जिन 4 सालों में आपका पैसा यहां बढ़ा होगा जिस रेशो में, उसी रेशो में यहां बढ़ के गया होगा कि नहीं गया होगा। तो अगर भाई मैं इन दोनों का रेशो निकाल लूं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 108 से 3 बार कट जाएगा, तो ये आपका जो पैसा है 1:3 में। अगर 4 साल में आपका पैसा 1:3 में बढ़ा है, तो यहां भी आपका पैसा 1:3 में ही बढ़ेगा। अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपए है तो आपका ये 3 रुपए हो गया होगा। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये हो गया सर 3600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600, 3600। तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 3,600 रुपए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहां से आई बात समझ में। चलिए, एक व्यक्ति को एक घड़ी 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि हो गई और 1140 में बेच दी। इसका मतलब 100 रुपए की घड़ी को अगर आप 95% में बेच रहे हो, तो वो बिक कितने में रही है, 1140 रुपए में बिक रही है। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1140 बटे में 95। और अगर मुझे निकालनी है घड़ी की कीमत पूरी 100%, तो 100% की वैल्यू होगी इतना। ये घड़ी की कीमत हो गई सर। हुई कि नहीं हुई। अब क्या पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा है 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने में बेचना होगा। अगर 5% का आपको प्रॉफिट कमाना है, तो सर इस घड़ी को आपको कितने में बेचना होगा, 105% में। तो इसको फिर 100% छोड़िए, सीधा 105% में बेच दीजिए। तो 105% में बेचेंगे तो 105 में बिक जाएगा। 5 से 19 बार, 5 से 21 बार, 19 से 60 बार, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 1260 रुपए। इसका मतलब घड़ी को 1260 रुपए में बेच दीजिए, काम हो जाएगा आपका। आनंद और भरत की वार्षिक आय, एक आनंद है और एक भरत है। इन दोनों की जो इनकम है ना यार, उसका रेशो अपन को कितना दे रखा है, 3:5। और उनके वार्षिक खर्च का एक्सपेंस आपको कितना दे रखा है, एक्सपेंस आपको दे रखा है 1:3। जब डिफरेंस सेम होता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये भी 2 रुपए खर्च कर रहा है, ये भी 2 रुपए खर्च कर रहा है। जब डिफरेंस सेम होता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। और वो कह रहा है कि उनके वर्ष के अंत में 10,000 रुपए बचाते हैं। 5 में से 1 खर्च कर दिया, 2 बचा लिया। 5 में से 3 खर्च कर दिया, 2 बचा लिया। तो आप कहोगे ये 2 यूनिट की वैल्यू 10,000 के बराबर है। कितने गुना ज्यादा है ये, 5,000 गुना ज्यादा। पूछ रहा है भरत की इनकम कितनी होगी। भरत की इनकम 5 रेशो में है, और 5 रेशो को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5,000 से, तो द इनकम ऑफ भरत इज इक्वल्स टू 25,000। 25,000 रुपए हो जाएगी भरत की इनकम।
चलो आगे बढ़ते हैं। टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, वो कह रहा है दो सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं। तो पहले तो मैं एक सर्कल बना देता हूं सीधा सा, यहीं से लेके, ये आपका एक सर्कल है। और इसके अलावा जो दूसरा सर्कल है ना, वो इसको यार अंदर से टच कर रहा है। तो मैंने मान लिया एक सर्कल ये है जो इसको अंदर से टच करता है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये जो सर्कल है वो इसको अंदर से टच करता है। रेडियस दे रखी है। अच्छा, इस वाले का सेंटर अगर ये है, नहीं होगा ना कहीं, तो इस वाले का सेंटर कहां होगा? कहीं यहां पे होगा, इन दोनों का सेंटर। वो कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक की, वो रेडियस अपने को दे रखी है। इसका सेंटर में यहां ना मान के इसकी सीध में मान लेता हूं ताकि अपना काम चल जाए। इसकी जो रेडियस मेरे को दे रखी है, दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से त्रिज्याएं 3 और 4 है। छोटे वाले की कितनी है? 3। और बड़े वाले की रेडियस मैंने मान ली, ये मेरा बड़े वाले की रेडियस हो गई, और ये बड़े वाले की रेडियस कितनी है? 4 है। चलो अब आगे क्या बोल रहा है? 4 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, इसकी अगर मैं सबसे बड़ी जीवा खींचूं तो यही होगी सबसे बड़ी जीवा। इसकी जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई क्या होगी? आंतरिक वृत्त के बाहर है, जो आंतरिक वृत्त के बाहर है तो इसको टच करते हुए बन सकती है सबसे बड़ी जीवा। बाकी सबसे बड़ी जीवा तो इसका व्यास होती, लेकिन वो कह रहा है इसके बाहर होनी चाहिए, तो बाहर वाली यही होगी। चलो सर एक बार गौर से समझना, मैं डेटा लिख रहा हूं यहां पे। यार यहां से लेके अगर इसको मिला दिया जाए तो ये 1 होगी, ये नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 4 है, ये 4 होगी, 3 और 1 4 हो जाएगी। अब यहां से लेके यहां तक ये इसकी रेडियस 3 है, 3 में से ये 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को मिलते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 4 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो √12। √12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2√3। अगर यहां से यहां तक ये 2√3 है तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा? 2√3 होगा। तो 2√3 और 2√3 कितना हो गया? 4√3। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4√3। खत्म हुई बात। आगे चलिए। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस तरीके से आपको डायग्राम दे रखा हो, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सीधा रट लीजिए। अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो यहां से सीधा सा एक रिलेशन होता है 1/x प्लस 1/y बराबर होता है सर 1/z के। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। वो कह रहा है AB और CD का रेशो 3 है। अगर ये 3 है और ये वाला कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है CD का रेशो, CD का रेशो PQ के साथ, PQ Z तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो 1/x बराबर 3 है, 1/y बराबर 1 है, बराबर 1/z। तो ये हो गया 3 एकम 3, 4/3। 4/3 बराबर 1/z, सॉरी। तो z की जो वैल्यू होगी वो 3/4 हो जाएगी। और 3/4 को अगर आप पॉइंट में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 0.75 रिप्रेजेंट करोगे। अब क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा CD, ये रहा CD की लेंथ कितनी है? 1 रेशो। और PQ की लेंथ हमने कितनी निकाल ली? 0.75। तो आपका आंसर आएगा 1:0.75। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। What is the value of beta if the equation beta x plus 1 square y plus 1 square upon 4 और 3? एक बात बताओ, जब अपन पढ़ते हैं सर्कल की इक्वेशन तो उसमें x स्क्वायर के मल्टीपल होता है m और y स्क्वायर का मल्टीपल होता है n। मैं पूरा आपको डिटेल में नहीं समझा सकता। x स्क्वायर का मल्टीपल m होता है, y स्क्वायर का मल्टीपल n होता है, और दोनों वैल्यू आपस में कैसी होती हैं? बराबर बराबर होती हैं। अगर बराबर वैल्यू होती हैं तो जब इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना आएगा? बीटा। बीटा के साथ कितना है? 3। तो बीटा/3 एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो m होता है बीटा/3, ये बराबर होगा सर वाई स्क्वायर के मल्टीपल। वाई स्क्वायर खोलोगे बाहर कुछ नहीं है, तो वाई स्क्वायर का मल्टीपल कितना आएगा? 1/4 के बराबर आएगा। तो आप कह सकते हो सीधा सीधा मेरी बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। इसको सीधा याद रख लीजिए सर, करने का बड़ा आसान तरीका है ये, 3/4।
एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और वाई स्क्वायर का मल्टीपल दोनों सेम होंगे, और दोनों सेम होंगे तो मैंने सेम रख दिया, बीटा निकल के आ गया। माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या होता है? देखो, एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर मोड इज इक्वल्स टू 3 गुणा में मध्यिका माइनस में 2 गुणा माध्य। तो वो क्या कह रहा है, इस माध्य को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं और बहुलक को लेके उधर चला जाऊं तो 2 गुणा में माध्य बराबर हो जाएगा 3 इंटू मध्यिका माइनस में बहुलक के। अब वो क्या कह रहा है, इसके बटे में p है, अगर इस p को आप इधर भेज देते हैं तो p इंटू माध्य और सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ p की वैल्यू माध्य का मल्टीपल कितना है, 2 है, तो माध्य का मल्टीपल अगर 2 है तो p की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 2 सेट हो जाएगी। फॉर्मूला याद होना चाहिए था सर, सीधा सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। देखिए वो क्या कह रहा है, 100 पावर बैंक निर्मित किए जाते हैं और उनकी विनिर्माण लागत 50,000 रुपए है। अगर 100 पावर बैंकों की लागत 50,000 रुपए है, इसका मतलब एक पावर बैंक तैयार करने के लिए कितना खर्चा किया जाता होगा, 500 रुपए तैयार किया जाता है। पावर बैंक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए यदि निर्माता 50% का लाभ कमाना चाहता है? यार मैंने मान लिया कि टोटल पावर बैंक जो बनती है, जिनमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट आता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आता है, लेबर कॉस्ट आता है, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग करनी है अपने को, तो मैन्युफैक्चरिंग कितना होगा? अगर मैं कहूं टोटल कॉस्ट एक्स है, टोटल कॉस्ट एक्स है, तो आप कहेंगे एक्स का 30% मैन्युफैक्चर कॉस्ट आ रही है एक पावर बैंक पे, और एक पावर बैंक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको सर, 500 के बराबर दे रखी है। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंस जो हो जाएगा सबका मिला के वो हो जाएगा 50,000 और बटे में 30। अब वो कह रहा है कि अगर एक पावर बैंक को आप बेचना चाहते हो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 50% के, तो एक पावर बैंक को 50% के प्रॉफिट पे तो सर 150% में बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 150 में बेचोगे 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से कट जाएगा सर पूरा पूरा 10 बार, और 0 से 0 कट गया, 2 से जब मैं काटूंगा तो 2500 बार कट जाएगा। इसका मतलब पावर बैंक कितने की बिकेगी, 2500 रुपए की बिकेगी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। प्लेयर्स शब्द को PLAYERS, प्लेयर्स शब्द को अक्षरों को व्यवस्थित किया जाता है। कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? पहले तो टोटल संभावनाएं कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल संभावना है 7 फैक्टोरियल। उसमें से पूछ रहा है P और S के बीच ठीक 5 अक्षर हों। यार अगर मैं P और S को फिक्स कर लूं और उसके बीच में 5 अक्षर हैं, तो इन 5 अक्षरों को तो बदल बदल के लिखा जा सकता है। तो 5 अक्षरों के जमने की प्रायिकता क्या होगी, 5 फैक्टोरियल। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 का मतलब 5 फैक्टोरियल। तो 1/42 आपका आंसर कितना आ गया, 1/42। तो ये आपका था सर क्वेश्चन। इसमें से अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा आप अपना सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो तरीके मैं कराता हूँ कोशिश करता हूँ कि वही आपको क्लास में पढ़ाए गए होंगे, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सवाल पढ़ने के साथ साथ जो सबसे पहली अप्रोच हमारे दिमाग में आती है उसी अप्रोच से आपको सवाल कराऊं। कोई फालतू की ट्रिक लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती हमको। तो ये आपका सेशन आज हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।